मनीष कश्यप ज्वाइन किए हैं बीजेपी, उस दिन सुबह में 8 बजे आपकी बातचीत हुई है उनसे, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। सॉरी, 8:23 पर 8:23 सुबह में पहला बात 3 मिनट तक जी, उसके बाद दूसरा बात 17 मिनट तक। इनका पटना में भी फ्लैट है जी, दिल्ली में भी फ्लैट है, अभी नोएडा में ये कोई स्टूडियो बनवा रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट है इनका। जी, खपड़ा वाला घर इनके दादाजी का है। माता जी अच्छी औरत है और बड़े संघर्षशील है माता जी। अच्छा। लेकिन हमको लगता है कि माता जी को इनके सभी कुकर्मों के बारे में मालूम भी नहीं होगा। जी, 2 करोड़ की चर्चा हो रही है मनीष कश्यप के बारे में, क्या आप इस खबर की पुष्टि करते हैं कि 2 करोड़ रुपए में मनीष कश्यप बिके हैं? आप पर गौ तस्करी का आरोप, ये एक गंभीर आरोप है। मनीष कश्यप और रमन गुप्ता के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी, जिसे आपने पॉजिटिव इंडिया चैनल पर भी देखा होगा और उस पर काफ़ी सारे ऐसे कमेंट आए थे। हमने उस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं की थी, जिस पर काफ़ी सारे सवाल आए थे और हमारे दर्शकों की मांग पर हम रमन गुप्ता जी से बात करने जा रहे हैं और उन्हीं से जानते हैं कि इस कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई क्या है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि दरअसल ये मनीष कश्यप की आवाज़ ही नहीं है, यानी कि ये फेक कॉल रिकॉर्डिंग है। तो आज जानते हैं, रमन गुप्ता जी से ही जानते हैं कि आखिर इस कॉल रिकॉर्डिंग की सच्चाई क्या है और उसमें काफ़ी सारे अहम खुलासे किए गए थे, उसके बारे में भी जानेंगे कि आखिर सारे चीज़ की सच्चाई क्या है, आखिर ये गौ तस्करी का क्या मामला है, मनीष कश्यप के चंदा उगाही का क्या मामला है और उसमें परत दर परत ऐसी ऐसी बातों का खुलासा हुआ था जिससे लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। रमन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रमन गुप्ता जी, सबसे पहला सवाल, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग जो वायरल हो रही है वो सही है या फेक है? सही है। वो सही है। ऐसा है कि हमने जब अपने चैनल पर चलाया था तो काफ़ी लोग कह रहे थे कि वो मनीष कश्यप की आवाज़ ही नहीं है, यानी कि उसको फंसाने की साजिश रची जा रही है। कोई साजिश नहीं, 100% सत्य बात है। और जी जिस दिन भाजपा ज्वाइन करने वाले थे नेताजी जी, उसी दिन का ये बातचीत है, सुबह के 8:23 पर। यानी कि जिस दिन मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया है उस दिन सुबह की ये बातचीत है। बिल्कुल बिल्कुल। और उस बीजेपी ज्वाइन करने से पहले। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन करने से पहले आप लोग की बातचीत हुई है? बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल, सबसे पहला सवाल कि आखिर आपने उस कॉल रिकॉर्डिंग में काफ़ी सारे अहम खुलासे हुए हैं, आप पर भी काफ़ी सारे आरोप मनीष कश्यप ने लगाए हैं और आपने भी काफ़ी सारे आरोप मनीष कश्यप पर लगाए हैं। पहला सवाल कि ये राम मंदिर के नाम पर फर्जी चंदा वसूलने का क्या धंधा था? देखिए, सबसे पहले आपकी बातों को क्लियर कर दें हम। जी, उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उसका कोई प्रमाण वो दे दें। जी, मैं चैलेंज आपके चैनल के माध्यम से उनको चैलेंज देकर कहता हूँ, जी, और हमने जो आरोप लगाए हैं जी, हमसे सभी आरोपों का वो चैलेंज अपना प्रमाण ले ले। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये श्योर करना चाहता हूँ आप सबको। ऐसा है जी, कोई भी आरोप हवाबाजी में नहीं लगाया हूँ और उन्होंने सारे आरोप काउंटर में किए हैं। अच्छा, आप वो बातचीत में भी वो झलक जाएगा, आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो मालूम चल जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि गाली गलौज का भी प्रयोग हो रहा है और मनीष कश्यप भी गाली गलौज कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नहीं, मनीष कश्यप ऐसा कर ही नहीं सकता है, मनीष कश्यप जो है राजा। जी, मनीष कश्यप ही गाली गलौज शुरू किए हैं। जी, रमन गुप्ता बजरंग दल का जिला मंत्री है और सेवा सुरक्षा संस्कार जिसका ध्येय वाक्य होता है जिस संगठन का, उस संगठन के हम जिला मंत्री है, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री है। और बेतिया में उप महापौर मेरी माता जी भी जी। संस्कार के मामले में मनीष कश्यप से कोसों दूर हैं हम जी, उनसे बहुत आगे हैं। और आप वो मेरा रिकॉर्डिंग भी जो है वो लोग वायरल करवा रहे हैं, आप उसको पूरा सुनिए तन्मयता के साथ। किसने शुरू में तुम ताम शुरू किया, वो आप ही उसका न्याय कीजिए अपने चैनल पर, ऐसा आप ही कीजिए। दूसरी बात जो आपने बोली थी कि राम मंदिर के नाम पर चंदा का ना जी, वो राम मंदिर का नहीं था, राम रथ यात्रा का चंदा था। अच्छा, जब मनीष कश्यप बेतिया में अपना राजनीति शुरू किए, जब डल झील से घूम कर आ गए, जिसका जिक्र मैंने किया है, आदरणीय ब्रजेश झा जी भी
कल उनका पोस्ट एक आया ट्विटर पर भी, उन्होंने ट्वीट किया है कि रमन जी की बातें 100% सही है। हमने रात भर जग कर, हम और रमन जी फोन लाइन पे श्रीनगर के अधिकारियों को लिया, दिल्ली के अधिकारियों को लिया, और गश्ती जो होती है डल झील के अंदर, वो बोट रेस्क्यू कराने के लिए पूरा डल झील में घुमाया, लेकिन कोई ऐसा कोई घटना नहीं था, फर्जी बातें निकली थी। कुल मिलाकर प्रैंक किया था हम लोगों से। आपको और दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ब्रजेश झा जी ने एक पोस्ट शेयर किया है और उसमें आपकी बात का पुष्टि वो करते हैं और कहते हैं कि रात में 1 बजे आपने कॉल किया था उनको, और ये बात उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, और जर्नलिस्ट हैं ब्रजेश झा जी, उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, जुड़े हुए हैं जी। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि दर्शक भी देख पाएं कि आखिर ब्रजेश झा जी ने इस बात की पुष्टि की है कि रात 1 बजे में रमन गुप्ता के फोन करने के बाद मनीष कश्यप को श्रीनगर में मदद पहुंचाई गई थी। जी, दूसरा जो आप सवाल किए हैं जी, वो राम जी का, जी, तो इन्होंने बात चुकी सुनी, जी बताएं। हाँ हाँ, अब आवाज सही आ रही है। अब बताइए आपकी वो जो राम रथ वाला जो हुआ था उस कांड के बारे में जरा आप बताइए। राम रथ यात्रा निकालने का इन्होंने प्लान बनाया था कुछ लड़कों को लेकर जी। सभी नौजवान लड़के थे, हिंदुत्व से प्रेरित लड़के थे, लेकिन जानकारी का अभाव था जी। जो मूलतः इनके साथ होता है, इनके साथ वही लोग जुड़ते हैं जो नए होते हैं, जो जानते नहीं है, भावनाओं में बहने वाले होते हैं जी। क्योंकि एक संगठनकर्ता के नाते मैंने इस कार्यक्रम का रूपरेखा पूछा जी कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, बताइए जी। तो इन्होंने बताया कि हम वाल्मीकि नगर से निकालेंगे, बेतिया मोतिहारी होते हुए पटना, पटना से फिर गोपालगंज, छपरा, सिवान होते हुए अयोध्या। मैंने कहा ये इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि 6 दिसंबर को इन्होंने निकालने की बात की थी जी। जिस दिन बाबरी विध्वंस हुआ था उस दिन, और हमारे जानकारी में ये था कि आप सभी को जानकारी में होगा कि कुछ साल पहले तक 6 दिसंबर के दिन 2 दिन पहले से अयोध्या पूरा हाई अलर्ट पे हो जाता था, चारों दिशाओं से उसको पैकअप कर दिया जाता था और बैरिकेडिंग कर दी जाती थी लगभग 20-25 किलोमीटर पहले से ही जी जी। हमने ये बोला कि ये संभव नहीं है और ये ऐसा कोई काम हम नहीं करेंगे जिसमें संगठन की बदनामी हो, क्योंकि हम लोग संगठन करता है, संगठन जो तय करता है हम लोग वो काम करते हैं और अधिकारियों के देख रेख में करते हैं, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के। नहीं, इसमें सिर्फ बदनामी की बात नहीं है, सैकड़ों कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR होता, जेल भेजा जाता। हाँ, उसके बाद माहौल भी खराब हो जाता जी जी। सेकेंड इस बात से हम अपने आप को अलग किए जिसमें इन्होंने हमारा विरोध भी किया कि आप सही, आप ओरिजिनल हिंदू नहीं है, कट्टर हिंदू नहीं है, हम बहुत बड़े वाले हिंदू हैं। अच्छा। खैर हम लोग संगठन करता है, हम इनसे अलग होकर हम अपना चले आए उस बैठक को छोड़कर, जिसमें हमको ये बहुत भला बुरा भी अपने छोटे कार्यकर्ताओं से हमको भला बुरा बोले थे हमको। अच्छा। हमारे जाने के बाद अच्छा, उसके बाद इन्होंने दानापुर में पहले ये रहते थे। अच्छा। दानापुर जहाँ मिलिट्री कैंप है उन्हें उसी के पास एक कैंप होता था और वहाँ संघ का ये अपना वर्ग चलता था, संघ का शाखा लगता था जी। शायद उसी के आसपास ये रहते थे, उसका फोटो हमेशा डालते थे। इन्होंने एक पर्ची छपवाया राम रथ यात्रा के निमित्त, उसमें इन्होंने पूरा कोई नंबरिंग नहीं था। जब ये बेतिया में आए पर्ची लेकर तो सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता जो होशियार कार्यकर्ता थे हमारे संज्ञान में लाए कि भाई साहब इसमें तो पर्ची में कोई ये नहीं है, नंबरिंग नहीं है, सीरियल नंबर वगैरह जो रहता है। हमने विरोध किया, इनको फोन करके बोला और इनके पास मैसेज भी भिजवाया कि हम बेतिया में इस तरह का ठगी नहीं होने देंगे जी। ये रथ यात्रा निकलने वाली नहीं है और निकलेगी भी नहीं, और ये जो भी पर्चियां आई है रसीद उसमें कोई नंबरिंग नहीं है, ये कंप्लीट फर्जीवाड़ा है जी। इसमें हमारे विरोध के बाद बेतिया में बहुत कम काटे गए, लेकिन देहात साइडों में, सुदूर गांवों में रसीद काटे गए, जिसकी जानकारी है भी हम लोगों को, और ये बताए भी कि कौन काट रहा है, कौन कुछ अध्यक्ष है। बाद में वो पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, आयांशु की मामले की तरफ वो भी गोल मटोल हो गया। यानी कि लगभग कितना पैसा लगभग वसूला गया होगा लगभग? हमको कोई आइडिया नहीं है, रसीद बहुत सारे छपे थे, विभिन्न गाँवों में कट रहे थे, लड़के काट रहे थे, और ये बात सुनिए कि रसीद कटा भी और इनका
कोई यात्रा नहीं निकला। ये क्या किए कि इनका प्लान ये था कि हम लोग 8-10 स्कॉर्पियो से जाएंगे और जाके अयोध्या में हम लोग जाके दर्शन पूजन और ये क्या बोलते हैं कार सेवा करेंगे। अच्छा। हमने वहाँ बैठक में ही बोला था कि ये पिकनिक मनाने के लिए हम कभी राजी नहीं होंगे जी। किन्हीं बंधु को जाना है तो खर्चा जोड़ लीजिए। हम ही जोड़ के कैलकुलेट करके बताए थे कि एक पर हेड 3,000 रुपया कम से कम लगना है। 10 स्कॉर्पियो लेके जाना है, 3,000 रुपया एक आदमी दे और जितने लोग चलेंगे चलेंगे, हम भी चलेंगे अपने पैसा से, हम लोग चंदाखोरी करके नहीं जाएंगे जी। इस बात से जब हम आ गए थे तो हमारे बारे में विरोध भी किए थे। सेकेंड जो ये हुआ रसीद कटा, राम रथ यात्रा नहीं निकला और वो सारा पैसा कहाँ गया, गोलमाल गया। बजरंग दल का जो 100 दिवस का 6 दिसंबर को निकला था उसमें इन्होंने बोला कि हम उन सभी पैसों का हम अल्पाहार की व्यवस्था करा दिए हैं। अच्छा। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए। अब कितना आया था नहीं आया था, क्या इन्होंने कराया नहीं कराया, राम जानते हैं और यही जानते हैं। आपने तो कॉल रिकॉर्डिंग में कहा है कि कई बार ये चंदा वसूल करके और पैसा खा जाने का काम किए हैं कई बार। तो अभी राम रथ यात्रा की बात आपको बता रहे हैं, आपके पटना की घटना बता रहे हैं, आप जाके मालूम कर लीजिए जी। पटना में पीएमसीएच अस्पताल है जी। जब पीएमसीएच बन रहा था वहाँ माता का छोटा मंदिर था। अच्छा। गेट पे जहाँ पे गेट निकलता है दवाई खाना वाला लोग है वहाँ पे छोटा पिंडी वाला स्वरूप का मंदिर था। अच्छा। वो मंदिर टूट रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसके बीच में हुआ रहा था जी। तो इन्होंने जाके भाई साहब ने विरोध किया वहाँ पे पूरा लाइव चला, वीडियो चला, फेसबुक पर पूरा प्रचारित हुआ और मंदिर नहीं टूटेगा, नहीं तोड़ने देंगे, ऐसा इन्होंने एक मुहिम चलाया जी। और उसके लिए पूरा वहाँ के दुकानदार जो है आज भी बताएंगे आपको, जो पुराने दुकानदार होंगे जी, कि वहाँ पे चंदा दिए थे कि मंदिर बनवाएंगे, हम इस मंदिर को टूटने नहीं देंगे, बनवाएंगे और हम ऐसा ही मंदिर हर जगह जिले में बनवाएंगे, गौशाला बनवाएंगे, पाठशाला बनवाएंगे। उसमें भी इन्होंने क्या बोलते हैं फेसबुक पर लिख करके वो अकाउंट नंबर और कौन IFSC कोड सब जारी किए थे। बहुत सारा क्या आया नहीं आया यही जानते हैं। ये दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना आपको हम बता रहे हैं, आपके पटना के नजदीक ही बख्तियारपुर स्टेशन है जी। बख्तियारपुर स्टेशन का नाम बदलवाने के लिए इन्होंने एक मुहिम चलाया कि कितने शर्म की बात है, बिहार जैसे राज्य में बख्तियार खिलजी के नाम से स्टेशन है, इस स्टेशन का नाम बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए जी। इन्होंने एक मुहिम चलाया फेसबुक पे, उसमें भी लोग जुटे, उसमें भी नंबर जारी हुआ, IFSC कोड जारी हुआ, अकाउंट नंबर जारी हुआ, क्या आया क्या गया वो भगवान जानते हैं, बख्तियार खिलजी जानते हैं और ठग बिहार जानते हैं। एक और घटना बता रहे हैं जी जी। बहुत लंबा फेहरिस्त है। अच्छा, आप कितने सालों से जानते हैं मनीष कश्यप को, सबसे पहले ये बताइए। जब से ये शुरुआत किए हैं इथावैती का। अच्छा। बेतिया में सबसे पहले ये शुरुआत किए, शायद 7-8 साल हुए होगा 17 में ये। हाँ मैक्सिमम, हमको उतना तो आइडिया है नहीं लेकिन 7-8 साल जरूर हो गया है। 2017 की बात है, जो भी हो, 17-15 जो हो बहुत निकल जाएगा। हाँ। ये कश्मीर जाने के लिए एक मुहिम छोड़े थे। अच्छा। चंपारण के युवा चले कश्मीर, लाल चौक पर झंडा फहराने। लाल चौक पे? उस लाल चौक पे, हाँ। जो घटना डल झील वाली है ना, हाँ हाँ, इसी से रिलेटेड है। अच्छा। तो ये पूरा एकदम हवाबाजी करते हुए फेसबुक वगैरह पर पूरा एकदम पोस्ट करते करते एकदम हम झंडा फहराने, हम लोग युवा जा रहे हैं, चंपारण की युवा जा रहे हैं, तो हम भी जुटे इस मुहिम से कि भाई हमारे चंपारण का कोई युवा है, कौन है भाई, थोड़ा सा इसको सपोर्ट करना चाहिए, राष्ट्रवादी युवा है। इन्होंने हमको ये भी जानकारी है कि अपने मित्र मंडली से कुछ एक लड़के इनके बेतिया के भी हैं जो आज भी हमारे संपर्क में है, वही इनका सारा पोल खोले थे कि भाई साहब हम लोग भी पैसा दिए हैं वो जाने के लिए, और कई जगहों से इन्होंने श्रीनगर जाने के लिए पैसा लिया था। 3-4 लोग गए भी थे, है ना। वहाँ पे जाके ये हाउस बोट शिकारा जो होता है, डल झील के अंदर हाउस बोट होता है। हाँ हाँ होता है। तो उसमें ये जाकर ठहरे थे। अच्छा। होटल में भी ठहर सकते थे लेकिन हाउस बोट में ठहरे थे क्योंकि पिकनिक मनाने गए थे। अच्छा। इसमें कोई संदेह हम नहीं मानते।
और उसमें जाके ये रात को पोस्ट करते हैं 11 साढ़े 11 बजे करीब में कि मेरी जान को खतरा है, हमको मार देगा लोग। हम अच्छा मैसेंजर पे थे उस समय, फेसबुक हम भी नया नया चला रहे थे। जी। हम पूछे भाई साहब क्या बात है भाई, क्या काहे कौन मार देगा? तो नहीं, हमारे बैग में तिरंगा झंडा देख लिया है लोग और हमको मार देगा लोग, ये कश्मीरी। अच्छा तो अगर देखा जाए सही मायने में तो उस वक्त भी ये 2 राज्यों में लफड़ा कराने का काम किए थे। अच्छा खैर हमको लगा कि हमारे चंपारण की इजा है, अगर अनावश्यक इसकी हत्या हो जाती है तो हम लोग को रहने से कोई मतलब नहीं है। हमने अपना पूरा घुमाया लिंक और ब्रजेश झा भाई साहब को हमने फोन किया जी। और वही हमारा मदद किए। 1 बजे रात को हम साढ़े 11:30 का घटना, उसके बाद से इधर उधर बहुत सारा फोन घुमाए, लेकिन हम ब्रजेश भाई साहब को फोन किए और वो हमारा मदद किए। दिल्ली में बात किए, श्रीनगर बात किए, लाइन पे हमको भी लिए, हमसे पूछा लोग क्या मामला है, हम बताएंगे इसके सब विषय है। तो इनका नंबर मांगा लोग, तो हम इनका नंबर मांग रहे थे, मैसेंजर पे दे नहीं रहे थे। अच्छा क्योंकि कश्मीर में उस समय अपने यहाँ से कोई भी जाता था मोबाइल तो नहीं लगता था। अच्छा अच्छा वो तो क्या बोलते हैं प्रीपेड वाला बिल जो जिसमें जमा होता है, जी जी। वो शायद नंबर लगता था उस समय, पोस्टपेड वाला। और हाँ पोस्टपेड वाला। जी। तो इनके पास था भी कि नहीं था हम नहीं जानते, लेकिन इन्होंने नंबर नहीं दिया। इनसे मैं बार बार पूछता रहा कि भाई तुम किस हाउस बोट में हो, उसका नाम बताओ, क्योंकि हम जानते थे, हम श्रीनगर घूमे हुए थे जी। हम हाउस बोट का नाम पूछ रहे थे, हाउस बोट का नंबर पूछ रहे थे। ये भी बोले कि आप लोकेशन भेजिए हमको कि गश्ती जाएगी आपको रिस्क्यू करने, आपको बचाएगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं भेजा। लास्ट अंत में इन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया, ऑफलाइन हो गए। अच्छा हाँ, सुबह में उठे, ऑटो पे बैठे कि हम जा रहे हैं झंडा फहराने, और लाल चौक पे उस समय आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं आज से 10 साल 8 साल पहले क्या स्थिति रहती थी लाल चौक पर। सही बात है। एक आधा 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता था जी जी। किसी को जाने नहीं दिया जाता। ये ऑटो से उतरे और अपने जैकेट में शायद तिरंगा रखे थे, इसे निकाल रहे हैं, और वहीं पे एक पुलिस वाले से बकझक बकझक करके फिर वापस वो अपना लाइव काट दे रहे हैं कि हम तिरंगा फहराने आए थे। अच्छा, उसी का वीडियो बना लिया अपना ना, बहस करते हुए पुलिस वाले से इन्होंने वीडियो बना लिया होगा। हाँ, वीडियो बना लिया कि हम फहराने गए थे, हमको नहीं फहराने दिया गया। अच्छा, जो कि असंभव चीज था। उस समय लाल चौक पे बहुत बुरा स्थिति होता था, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो नहीं जानता था उसके लिए हम ये सब चीज बताना पड़ रहा है। हम तो उनकी शिकायत नहीं बता रहे हैं, अब बड़े नेता हो गए हैं, अब तो बड़ी पार्टी में भी चले गए हैं। आपका चैनल अगर बड़े पार्टी के बड़े नेताओं तक मेरी बात पहुंच जाए तो वो जानेंगे कि भाई उनके यहाँ कौन आप कैसा नेता आया है, कैसा लड़का आया है जिसका ऐसा कर्मकांड है। दर्शकों से इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का अनुरोध करेंगे। और अब आपसे हम कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं और इसका सिर्फ हाँ और ना में जवाब दीजिएगा। आपने 2 करोड़ की चर्चा हो रही है मनीष कश्यप के बारे में, क्या आप इस खबर की पुष्टि करते हैं कि 2 करोड़ रुपए में मनीष कश्यप बिके हैं? देखिए, सूत्र के हवाले से तो ये मालूम चला कि 5 करोड़ का डिमांड था। अच्छा, लेकिन 5 3 2 करके आया, और कितना मिला, किसको मिला, कौन दिया, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना खबर आपको पता चला कि 5 करोड़ का डिमांड है। हाँ, चलिए, ये सब अपने हमारे जिला में ये सब तैर रहा था 3 दिन से। दूसरा सवाल कि आपने जो भी आरोप लगाया है कि चंदा वगैरह वाला में, उसमें आप लोग साथ थे, आप वहां पर देख रेख कर रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि आप मानते हैं कि इन्होंने चंदा उगाही करके पैसा लोगों का मारा है? करेक्ट कीजिए थोड़ा सा, हम साथ नहीं थे, ये लोग कर रहे थे, हमको मालूम चल रहा था। आपके नजर में था? आपके नजर में था? हाँ, ये सारा चीज क्योंकि हमारे शहर का लड़का है जी, और उसके साथ हमारे साथ वो काम किया। फिर बाद में हम लोग जब अलग किए उसको, उसके कार्यकलापों को देखकर तो मालूम तो चल ही जाएगा ना कौन किस करवट बैठ रहा है। अब आप ही जर्नलिस्ट हैं, और आयांश में क्या क्या हुआ किसको नहीं मालूम है? सबको पता है। और इसका जवाब आपको हम थोड़ी देर के बाद देंगे। अब हमारा एक सवाल और है कि आप विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री हैं, आप वहाँ के एक सम्मानित जो हैं सो एक व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं, और आप पर गौ तस्करी का आरोप,
ये एक गंभीर आरोप है और कहीं ना कहीं मतलब एक कहा जा सकता है कि जो रक्षक है, जिसको रक्षक कहा जाता है विश्व हिंदू परिषद, और उसको भक्षक कहा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर आरोप है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना बहुत सीधा है जी। कि आज तक मनीष कश्यप ने किसी एक गाय को बचाया हो तो प्रमाण दे, और मेरे बारे में हम प्रमाण नहीं देंगे। हमारे जिला में किसी से पूछ लीजिए कि बेतिया में अगर कोई गाय को कुछ होता है तो लोग सबसे पहले किसको याद करता है? जी। तो ये अपने चाल चरित्रों से बचने का उसका एजेंडा था कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहा था। उसी तरह दवाई का भी आरोप लगाया, क्योंकि मैं केमिस्ट हूँ, मेरा दवा का दुकान है, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था मेरी बातों का। तो नहीं होता है कि अपनी बातों से दाबने का प्रयास हमको, झूठा आरोप लगा के दाबने का प्रयास कर रहा था। एक चीज और बता दीजिए, जिस दिन मनीष कश्यप ज्वाइन किए हैं बीजेपी, उस दिन सुबह में 8 बजे आपकी बातचीत हुई है उनसे, जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। सॉरी, 8:23 पर 8:23 सुबह में पहला बात 3 मिनट तक जी, उसके बाद दूसरा बात 17 मिनट तक। 17 मिनट तक, लेकिन आपका 15 मिनट का कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है। नहीं, उससे भी कम करके ये लोग कटिंग करके वायरल कर रहा था। अच्छा। लेकिन हमारे एक मित्र फोन किए कि भाई साहब बात कुछ हुआ है क्या, देखिए ना। हम बोले कि हाँ हुआ है, भेजिए तो जरा कौन रिकॉर्डिंग आ रहा है। तो 2 से 2.5 मिनट का वो रिकॉर्डिंग था। तो मैंने बोला कि नहीं, बात तो बहुत ज्यादा हुआ है। तो फिर अपने मोबाइल से हमने रिकॉर्डिंग को निकलवा कर उनके मोबाइल पे भेजा। तो 2 रिकॉर्डिंग है ओरिजिनल ऑडियो, एक 3 मिनट 2 या 3 सेकेंड का है और एक दूसरा है। दोनों बार उन्होंने ही फोन किया, हमने फोन नहीं किया। अच्छा। दूसरा बातचीत है। अच्छा। 17 मिनट कुछ सेकेंड का। आपके पास ओरिजिनल कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी होगी? ओरिजिनल है मेरे पास। ठीक है, आप हमें भेज देंगे। अब आपका एक सवाल था कि आयांश वाला, तो अब आपको बताते चले कि इस दुनिया में, और इस दुनिया में तो छोड़ दीजिए, हमारे देश की हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे है क्या कि मूर्ख को समझाने से बेहतर है, एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति ने कहा है कि मूर्ख को समझाने से बेहतर है कि उन्हें और ज़्यादा मूर्ख बनाया जाए। बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं हम देश बदल देंगे, हम बिहार बदल देंगे, और ये लोग कुछ बदलने वाले नहीं हैं। ये लोग अपने आप को बदलना चाहते हैं। आप कह रहे हैं आयांश वाला, अरे भैया बात तो अभी तो ऐसा स्थिति हो चुका है कि मनीष कश्यप का ही समर्थक ऐसा गोबर भक्त समर्थक है कि मनीष कश्यप जो 2 दिन पहले भाषण दे रहा था बेतिया में कि हम 5 साल किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे, और मात्र वो 24 घंटे के बाद किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, उसके बाद भी जो चाटने वाले जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं मनीष कश्यप जो है सो बहुत बढ़िया है। राजा हरिश्चंद्र के बाद अगर कोई सत्यवादी अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया में पैदा लिया है तो उसका नाम मनीष कश्यप है, उनके समर्थकों के नज़र में। लेकिन धीरे धीरे पोल खुलेगी। हमने इसकी भविष्यवाणी 6 महीने पहले कर दी थी कि मनीष कश्यप नया केजरीवाल बनने वाला है। जब वो जेल गया था तो उसके लिए हमने 300 वीडियो बनाया था, लेकिन जेल से निकलने के बाद उसका जो कारनामा हुआ और जिस तरीके से वो व्यक्ति रंग बदल रहा था, हमने भविष्यवाणी कर दी थी। और आज आपके सामने हम इस बात की भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि लोकसभा चुनाव गुजरने दीजिए, इसको ऐसा लात मारा जाने वाला है, इसको ऐसा लात मारे जाने वाला है कि इसको कोई आंसू पोंछने वाला तक इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। आप जितनी बातें बोले हैं ना जी, जो भी इनके समर्थक हैं जी, आप एक रेशियो निकालिएगा, उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो नॉन मैट्रिक होंगे, बहुत सारे होंगे जो इंटर के लड़के होंगे, अनमेच्योर लड़के हैं। हाँ। या फिर वो है जिसको दुनियादारी से मतलब नहीं है, जो दिख रहे हैं बेचारे वही कर रहे हैं। हाँ हाँ। किसी भी चीज हम उनको गलत नहीं बोलेंगे, उनको वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सातिराने तरीके से काम होता है। जी जी। अरे हम तो ऐसा चीज देखे हैं कि टेक्नोलॉजी की मदद से वीडियो पहले का है जी, और उसको लाइव बना के दिखाया जा रहा है। हाँ हाँ, AI के मदद से बहुत सारा कुछ किया जा रहा है। हमको बहुत ज्यादा मालूम नहीं है ये सब चीज, लेकिन मैंने देखा है कि ये तो वीडियो पुराना है लेकिन लाइव लिख रहा है। भैया लाइव कैसे लिख रहा है जी? हम समझे, अपने लड़कों से समझे तो बताया लो कि हाँ भैया होता है ऐसा होता है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा ऐप है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से होता है। लोग को जो दिखाया जा रहा है भाई साहब, लोग वही देखेंगे जी, लोग नहीं जानते। अच्छा, एक चीज आप और बताइए, एक चीज हम बात, लेकिन हमारी बात कंप्लीट हो जाने दे जी। लेकिन आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, आपकी जिम्मेवारी बनती है। देखिए
आज वो बड़े गर्व से कहता है, हमने कई वो स्टेटमेंट देखा कि अपने बिहार में हमने 50,000 यूट्यूबरों को खड़ा कर दिया। हाँ हाँ। हमको ये बताएं, वो सभी यूट्यूबर से मेरा सवाल है, हम सबसे आग्रह करेंगे कि ठीक है आपने एक अच्छा रास्ता अपनाया है, लेकिन क्या दूसरे के नक्शे कदम पर चल के अपने आप को तो प्रमाणित कीजिएगा। आपको अपना प्रमाणित करना होगा। आप जो सच्चाई है, जिस प्रकार से आप महिमा मंडन करते हैं करिए, लेकिन जो सच्चाई जब आ रहा है सामने उसको भी दिखाने का ताकत रखिए, ऐसा मेरा कहना है। और हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप तथ्यों को जानिए, तथ्यों को समझिए, अगर तथ्य सही है तो उसे दिखाने से मत चूकिए। ऐसा मेरा एकदम आग्रह है सभी यूट्यूबर भाइयों से, सभी चैनल के लोगों से। आज लाइक और व्यू और वो यूट्यूब पे जो देखा जाता है पैसा लोग कमा रहा है, हम बताए नहीं, बहुत ज्यादा हम नहीं जानते हैं इस सब के बारे में, लेकिन हम जो बताते हैं लोग समझते हैं। एक एक चीज अब देखिए ना, मेरा रिकॉर्डिंग, मेरा बातचीत, इसको वायरल करा कि इससे भी रुपया कमा रहा है लोग। सही बात। वायरल कौन कराया है, मालूम कराइए किसके यहाँ से वायरल हुआ है। हमने भेजा है कुछ लोगों को, लेकिन ओरिजिनल ऑडियो भेजा है, कट करके नहीं भेजा है, इसलिए कि मजबूरी था मेरा भेजना। जब देखे कि हमारा इसमें बदनामी करने का प्रयास कर रहा है लोग, कटिंग करके ऑडियो जो सही बात है वो कट कर दिया लोग, समझ रहे हैं आपकी बात है उसको कर दिया, तब हम भेजे। हमको ये शौक नहीं है किसी को। आपको बताना चाहेंगे कि हम व्यक्तिगत रूप से हमारा चैनल जो है वो टीआरपी के लिए काम नहीं करता, व्यूज के लिए काम नहीं करता, कौन सब्सक्राइब कर रहा है कौन अनसब्सक्राइब कर रहा है उसके लिए काम नहीं करता। जो हकीकत रहेगा उसको ताल ठोक करके दिखाएंगे, चाहे हमको ज़मीन बेच करके केस लड़ना पड़ जाए, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जाते जाते आपसे अंतिम सवाल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, अंतिम सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे। ये आदमी हमेशा खपड़ा वाला घर दिखाता है, जबकि लगभग हम 400 रो में इसकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। आप कुछ जानते हैं क्या? हमको भी मालूम चला इन्हीं के मित्रों से, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लोग इनके साथ जुड़े हैं, सभी बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं हमारा। उन्होंने बताया कि इनका पटना में भी फ्लैट है, दिल्ली में भी फ्लैट है, अभी नोएडा में ये कोई स्टूडियो बनवा रहे हैं। हाँ, 3 तल्ला बिल्डिंग खरीदे हैं, बनाए हैं उसमें। हाँ, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट है इनका। खपड़ा वाला घर इनके दादाजी का है, इनके पिताजी फौजी में है, कौन है नहीं है आज तक पिताजी का चेहरा कोई नहीं देख पाया होगा, हम भी तो नहीं देखे हैं। माताजी बहुत सीधी हैं, माताजी अच्छी औरत हैं और बड़े संघर्षशील हैं माताजी। अच्छा। लेकिन हमको लगता है कि माताजी को इनके सभी कुकर्मों के बारे में मालूम भी नहीं होगा, इसलिए वो थोड़ा सा माँ का ममता है। अब उनको हम कैसे क्या कहें, हमको इतना जरूर विश्वास है कि पूरा इनका काला चिट्ठा जल्दी तो उनको गर्व नहीं होगा अपने बेटे पे। अच्छा, बेतिया में भी इनका घर है, शहर में भी? हाँ, न्यू कॉलोनी एक कॉलोनी है, वार्ड नंबर 26 है, उसमें न्यू कॉलोनी है, वहाँ भी इनका रेसिडेंस है, घर है। चलिए, आपने अपना कीमती समय दिया रमन गुप्ता जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपसे जुड़ेंगे, आप अपना कीमती समय जरूर देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप रमन गुप्ता जी को सुन रहे थे, और कल जो आरोप लग रहा था कि ये ऑडियो फेक है, ये मनीष कश्यप की आवाज़ नहीं है, वो आपने सुन लिया होगा कि आखिर इन्होंने क्या कहा है। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।